Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about financial planning. आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है, वी ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी होता है, देन उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्स, ओके। सो देखिए आपके सामने एक इमेज दिख रही है। यहाँ पर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हुज पेरेंट्स पे टैक्सेस, ओके, किसके पेरेंट टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे ने आंसर दिया, माय फादर इज फार्मर, मेरे पिता फार्मर है। ही डज नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, उन्हें यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आफ्टर दैट अवर, देखिए यहाँ पर एक लड़की ने आंसर दिया, अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड्स अ सर्विस टैक्स, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड होता है, ओके। आफ्टर दैट एक बच्चे ने आंसर दिया, माय मदर इज टीचर, शी पेज इनकम टैक्स, ओके, एंड माय फादर इज ए डॉक्टर, ही पेज इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, ओके। अभी स्टूडेंट देखिए ये टैक्स होता क्या है, इसे यहाँ पर टैक्स पे करने की क्यों जरूरत है और किन किसको यहाँ पर टैक्स में एग्जम्पशन होता है, कौन यहाँ पर टैक्स नहीं पे करते, यहाँ पर किसे यहाँ पर जरूरत है टैक्स पे करने, ये सभी बातें टैक्स की आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लेइंग ऑफ टैक्सेस और टैक्सेशन क्या होता है, ओके। द गवर्नमेंट मेक्स मेनी प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारी गवर्नमेंट है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर खूब सारे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्लान्स यहाँ पर बनाए हैं। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज स्कीम्स, जो यहाँ पर स्कीम उन्होंने बनाई है उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर लगता है, ओके। सो बाय चार्जिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस द फंड्स आर जनरेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, ओके। सो यूटिलिटी ऑफ टैक्सेस देखिए क्या होता है, प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, implementing schemes of development and research in various fields, maintaining law and order, giving aid to people affected by natural disaster, after that defense of the country and the citizens, okay, उनके citizens के लिए यहाँ पर हमें टैक्स, हम यूटिलिटी ऑफ टैक्स क्या होता है देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिया। अभी देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं देखिए, टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस विच आर नॉट पेड डायरेक्टली, हम डायरेक्ट नहीं पे करते बट बाय टैक्स पेयर, हम डायरेक्टली टैक्स पेयर को पे नहीं करते बट ये इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। सो देयरफॉर इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम्स ड्यूटी होता है, ठीक है। ये सभी क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स होता क्या है, इफ द इनकम अर्न इन इंडिया बाय एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट और ऑथराइज इंडस्ट्री एक्सेड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स इज लीव ऑन इट, ओके। In this chapter, we shall consider only those taxes which are to be paid by individuals, okay। यहाँ पर individual का हम यहाँ पर इस chapter में learn करेंगे। Income tax is levied by the central government in the India. Income tax is levied under the following two acts. First one यहाँ पर देखिए Income Tax Act 1961, which came into force on 1st April 1962. The act passed every year by Parliament, which makes financial provisions, okay। Every year sometime in February, the finance minister present the budget for the next financial year. It has proposal for the income tax rates, okay. Once parliament passes the budget, the proposed rates become applicable in the following year, okay। यहाँ पर आपने ऑलरेडी देखा होगा बजट, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, हमारे पूरे ईयर का बजट प्रेजेंट करते हैं, ओके, पार्लियामेंट, ओके। सो नेक्स्ट वन देखिए, सो सम इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म्स देखिए यहाँ पर NSSC, any person liable to pay income tax according to the income tax rules is termed an SSC, okay। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है देखिए, the period of the 1 year during which the taxable income has been earned is called financial year, okay। In our country at present the financial year is from
1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, कितना कहाँ से कहाँ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है इन इंडिया में। ओके, सो असेसमेंट ईयर देखिए, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर financial year is called assessment year. The tax payable for the previous financial year is calculated during the current year, that is assessment year. Okay, तो फाइनेंशियल ईयर देखिए यहाँ पर 2016-17 1/4/2016 to 31 मार्च 2017, मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17-18 हो जाएगा। सिमिलरली 17-18 देखिए, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा इसका? 2018 टू 2019। ओके, सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑलरेडी आपने देखा होगा पैन कार्ड, आपके पेरेंट्स का आपने पैन कार्ड देखा होगा, ठीक है। सो ऑन अप्लाइंग फॉर इट एवरी टैक्स पेयर गेट्स अ यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसे क्या कहते हैं? पैन। ओके, पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। वी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दिस नंबर इन मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, जब आप बैंक में जाते हो, आपके लिमिट के मतलब हर बैंक का एक लिमिट होता है। ओके, उससे ज़्यादा अगर अमाउंट निकालते हो बैंक में से तो आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। ओके, सो यूज ऑफ द पैन देखिए, इट इज बाइंडिंग टू राइट अवर पैन ऑन द चलन यूज फॉर पेइंग अवर इनकम टैक्स टू द IT डिपार्टमेंट और अवर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओके, एंड अदर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। पैन कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी पैन कार्ड का जरूरी होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी देखिए कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, इसमें देखिए एज इनकम टैक्स इज अ टैक्स लीव ऑन इनकम, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर देर आर 5 मेन हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस और प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी इनकम टैक्स होता क्या है? ऑलरेडी हमने देखा है गवर्नमेंट जो हमारे होते हैं स्कीम चलाने के लिए उनके यहाँ पर पेमेंट लगता है। ओके, टैक्स उनको मनी लगता है। ओके, तो ये मनी आता कहाँ से है? तो ये कहाँ से आता है? ये कंट्री के पीपल से ही आता है। ओके, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल आपने सैलरी, आपको इनकम मिलता होगा तो उस पर भी आप कुछ टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट के लिए। जो भी आप फॉर एग्जांपल अपने बिस्किट का अपने यहाँ पर खरीद लिया, ठीक है, तो बिस्किट के ऊपर भी कुछ टैक्स लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ दैट अमाउंट गवर्नमेंट हमें जो स्कीम प्रोवाइड करती है उसमें वो लगा देते हैं। ठीक है, so important consideration for computing the income tax payable by salary employee, the total annual income, gross total income is taken into account for calculating the tax payable. Okay, according to the section 80C, 80D and 80G etc of the Income Tax Act, some deduction can be availed from the total annual income. The amount remaining after this deduction are made is called taxable income. Okay, income tax is levied on this taxable income. Every year the rules for computing income tax are changed. Hence, it is important to know the latest rules when actually calculating the tax payable. हमें यहाँ पर important क्या है कि latest rule जो यहाँ पर हमें पता होने चाहिए। No tax is levied up to certain limit of taxable income. This is called basic exemption limit. Okay, मतलब कई यहाँ पर देखिए कुछ अमाउंट होता है, लिमिट रहता है, बेसिक एक्सेप्शन लिमिट मतलब सर्टन अमाउंट। अगर आपका इनकम इतना है तो आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका इनकम उस लिमिट से ज़्यादा हो तभी आपको यहाँ पर टैक्स पे करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फार्मर्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्सेशन। मतलब फार्मर जो है उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसे उन पर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी फार्मर ने अपने खेती में कुछ यहाँ पर सब्जियां उगाई है। ओके, तो सब्जियों के ऊपर उसे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो डायरेक्टली मार्केट में पीपल को डायरेक्टली बेच सकते हैं। वो यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ दैट यहाँ पर जो उनका प्रोडक्ट है उन पे वो टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते। ओके, अंडर सेक्शन 80G of IT Act, donation to Prime Minister
रिलीफ फंड। ओके, आपने अभी कई बार देखा होगा, कई बार नेशनल डिजास्टर होते हैं तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। ओके, सर्टन अदर डोनेशन, मतलब जो हम डोनेट करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ओके, सो अदर डोनेशन रिकॉग्नाइज टू इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन। ओके, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ओके, बिकॉज ये जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है वो किसके लिए होता है, वो पीपल के हेल्प के लिए होता है। अगर उस पर भी हमने टैक्स लगाया तो उसमें यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो बिकॉज ये डायरेक्टली पीपल के हेल्प के लिए ये रिलीफ फंड यहाँ पर बनाया जाता है, मतलब वो खड़ा किया जाता है। ओके, सो रिलीफ फंड यहाँ पर जमा किया जाता है। ओके, सो कई बार नेशनल डिजास्टर हो जाता है। ओके, तो या उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अंडर सेक्शन 80D इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आर एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्सेशन। जनरली द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन टू वेरियस काइंड्स ऑफ सेविंग अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको। तो डिडक्शन फ्रॉम एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल्स, यहाँ पर देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 years, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम NSC कहते हैं उसे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है LIP, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ट्यूशन फीस होता है फॉर 2 चिल्ड्रंस, पब्लिक प्रोविडेंट होता है फंड PPF उसे कहते हैं, हाउसिंग लोन होता है प्रिंसिपल, देन म्यूचुअल फंड होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड होता है जिसे हम GPF कहते हैं, एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर गर्ल्स, यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डिडक्शन फ्रॉम एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू ये वेरियस रूल्स है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल है। मिस्टर मात्रे is 50 years old. His gross total income is rupees 12 lakhs. He has invested in the following amounts in the different schemes. First one यहाँ पर देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड 25,000, इन्वेस्टमेंट इन PPF 15,000, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसमें 20,000। फाइंड आउट द परमिसिबल डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स पेएबल, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट, अब टोटल ईयरली इनकम कितना है उनका, 12 लाख रुपीज उनका टोटल इनकम है। किसका, मिस्टर मात्रे जी का। ओके, आफ्टर देखिए यहाँ पर टोटल सेविंग अंडर सेक्शन 80C क्या हो जाएगा, देखिए उनके सेविंग कौन कौन से यहाँ पर देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए अमाउंट उसकी 90,000, 25,000, 15,000, 20,000, टोटल अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पर 1,50,000। ओके, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ रुपीज 1,50,000 इज परमिसिबल। ओके, सो देयरफॉर देखिए टैक्सेबल इनकम इज इक्वल क्या हो जाएगा, अमाउंट इन 1 माइनस अमाउंट इन 2, मतलब 12 lakhs माइनस 1,50,000, तो यहाँ पर क्या आ गया 10,50,000 यहाँ पर अमाउंट आ गई। सो देयरफॉर वी शैल यूज टेबल नंबर 1 टू कैलकुलेट मिस्टर मात्रेस टोटल इनकम टैक्स। ओके, देखिए टेबल नंबर 1। सो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है। तो इंडिविजुअल अप टू एज 60 ईयर्स, बिकॉज यहाँ पर जो मिस्टर म्हात्रे थे उनकी एज कितनी थी यहाँ पर 60 ईयर्स ही थी। देयरफॉर मिस्टर म्हात्रे टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 10,50,000 विच इज ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, मोर देन 10 लाख रुपीज, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स यहाँ पर क्या कितना लगेगा, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम माइनस 10 लाख। ओके, देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर। सो 1,12,500 प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 lakhs। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगी, सो 10,50,000 माइनस 10 lakhs इज इक्वल टू हाउ मेनी गेट वी 50,000 यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर इनकम टैक्स देखिए यहाँ पर क्या आता है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 1,12,500 प्लस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30%। ओके, बिकॉज ऑफ टोटल इनकम माइनस 10 lakhs क्या हो जाएगा, देखिए टोटल इनकम माइनस 10 lakhs वी गेट 50,000। सो देयरफॉर 1,12,500 प्लस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 बाय 100, सो वी गेट 1,27,500 रुपीज। ओके, सो इनकम टैक्स कितना हो गया इसका 1,27,500 रुपीज। ओके, we must also include 2% education cess and 1% secondary and higher
एजुकेशन सेस। ओके, देखिए यहाँ पर एजुकेशन सेस यहाँ पर कितना 2% एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 1,27,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, सो वी गेट 2,550 रुपीज। एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,275 रुपीज। ओके, सो टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1,27,500 प्लस 2,550 प्लस 1,275 we get 1,31,325 रुपीज। ओके, सो देयरफॉर मिस्टर म्हात्रे's टैक्स पेबल कितने अमाउंट हो गई उनकी 1,31,325। ओके, आई बात समझ में? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है, मिस्टर अहमद 62 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन। ये क्या है, 62 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन है, इज एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी। Okay, his total annual income is 6,20,000. He has contributed rupees 1 lakh to the public provident fund and paid premium of rupees 80,000 for the year for health insurance and the donation of rupees 10,000 to CM relief fund. What is tax payable हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर टोटल ईयरली इनकम कितना है उनका 6,20,000 रुपीज है। ओके, सो टोटल डिडक्शन देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ATC पब्लिक प्रोविडेंट फंड यहाँ पर देखिए 1 लाख उन्होंने यहाँ पर दिया है, इंश्योरेंस यहाँ पर उनका 80,000 का है, मतलब 1,80,000 रुपीज है। सो सेक्शन 80C परमिट्स अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ रुपीज 1,50,000, बट यहाँ पर अमाउंट कितनी है 1,80,000। सो देयरफॉर अमाउंट गिवन टू CM रिलीफ फंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ATC यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है 10,000 रुपीज। सो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस देखिए यहाँ पर 1 ये माइनस 2 प्लस 3। Okay, so therefore 6,20,000 minus 1,50,000 plus 10,000, so we get 4,60,000 rupees. Okay, so therefore next देखिए यहाँ पर, so देखिए यहाँ पर फ्रॉम टेबल नंबर 2 वी सी दैट द टैक्सेबल इनकम इज इन द स्लैब। देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगी अमाउंट, यहाँ पर देखिए सो 3 लाख टू 5 लाख के रुपीज के बीच में आ जाएगा, बिकॉज 4 लाख समथिंग था। देयरफॉर इनकम टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100। ओके, सो देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा 4,60,000 माइनस 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100, उसके 5% यहाँ पर देना है, बिकॉज यहाँ पर 5% यहाँ पर लिखा है देखिए। सो देयरफॉर 8,000 रुपीज इनका यहाँ पर टैक्स हो गया। आफ्टर दैट सो एजुकेशन सेस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, सो वी गेट 160 रुपीज। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। सो टोटल इनकम टैक्स क्या बन जाएगा इनका 8,240 रुपीज। ओके, सो टैक्स पेएबल बाय मिस्टर अहमद इज 8,240 रुपीज। ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।